Good morning, students. Today we are doing chapter 11, Theory of Supply in Nutrition. Today's topic is measurement of price elasticity of supply. Price elasticity हमने किया था, आज अब उसको मेजर कैसे करेंगे, मापेंगे कैसे, उसकी विधियां। दो उसकी फेमस मेथड है। पहला है आपका प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड, दूसरा है आपका ज्योमेट्रिक मेथड। जो आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़े थे, सेम वही है बेटा, मैं बार बार वही कह रही हूँ, वही मेथड है, बट यहाँ पर डिमांड की जगह पे सप्लाई यूज हो रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं है। अब देखिएगा इसमें सप्लाई को मेजर करने का फॉर्मूला क्या है आपका, कि चेंज इन क्यू बाय में चेंज क्यू मल्टीप्लाइड 100, चेंज पी बाय में पी मल्टीप्लाइड 100, और आप क्या कह सकते हैं इसको, चेंज क्यू बाय में चेंज पी मल्टीप्लाइड पी बाय में क्यू। ये फॉर्मूला आपने जो मैंने अब लास्ट में करवाया है वो आपने बस लर्न करना है। अब इसमें क्यू क्या है, आपकी जो स्टार्टिंग की सप्लाई है, और क्यू वन क्या है, जो नई सप्लाई है, जो प्राइस चेंज होने के बाद आई है, और पी क्या है, प्राइस है स्टार्टिंग का, और पी वन नया प्राइस है। अब चलिए क्वेश्चन देखिएगा बच्चे इसका, एक एक प्रोड्यूसर जो क्या है 10 यूनिट्स 10 रुपीज़ जो प्राइस था उसकी, 400 यूनिट्स उसकी वो सप्लाई कर रहा था मार्केट में, जब एक प्रोडक्ट का 10 रुपीज़ प्राइस था। अगर उसकी प्राइस कम होकर 5 हो जाए तो वो केवल कितनी दे रहा है, 200 दे रहा है। अब आपको पता है यहाँ पे पी क्या है और क्यू क्या है। देखिएगा, हमने कहा था प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग प्राइस, तो पी कितना हो गया 10, और पी वन कितना हो गया, कम होकर के कितना हो गया 5, इसको लिखेंगे चेंज पी। ठीक है, क्यू कितना है 400 और चेंज क्यू है 200, बस इसको फॉर्मूले में लगाइएगा। चेंज क्यू बाय में चेंज पी मल्टीप्लाइड पी बाय में क्यू, यानी कि 200 बाय में 5 मल्टीप्लाइड 10 बाय में 40, कट करेंगे तो आपकी इलास्टिसिटी कितनी आ गई 1, यानी कि इलास्टिक आप इसको कह सकते हैं। दूसरा मेथड आपको करने की कोई नीड नहीं है, जो आपको ये दूसरा दिखाया हुआ है ये मत करें, सिर्फ एक ही फॉर्मूला आपने करना है जो आपको मैंने पहले बताया है। अब चलिएगा ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड क्या है आपका, इसमें जो हमारी इलास्टिसिटी है सप्लाई की वो ओरिजिन पर डिपेंड करेगी। हम इस अजम्पशन को लेकर के चलते हैं कि जो सप्लाई कर्व है एक स्ट्रेट और पॉजिटिव रेखा है, क्योंकि उसमें प्राइस में और सप्लाई में हमारा कौन सा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव ना होकर के, जैसे डिमांड कर्व नेगेटिव था ना आपका, ये पॉजिटिव होगा। अब इसमें हम तीन जो सिचुएशन है उनको सोच सकते हैं, उनको हम इमेजिन कर सकते हैं, कौन कौन सी है, कि इलास्टिसिटी जो क्या है आपकी, वो आपने पहली सिचुएशन में हम करेंगे कि इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 है। ठीक है, इक्वल टू 1 है तो यानी कि जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही सप्लाई में होगा। तो आपका जो ये सप्लाई कर्व आप देख रहे हैं, ओ एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, प्राइस लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने सप्लाई ली है। तो और जो आपका एस एस कर्व है, ओ एस कर्व है, वो सप्लाई कर्व है, जो शो कर रहा है कि जो प्राइस है जितना कम हो रहा है उतनी ही इसकी क्वांटिटी, नहीं सॉरी, प्राइस के बढ़ने पर जो क्या है क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और प्राइस जब कम होगा तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। और आपका सप्लाई कर्व एक स्ट्रेट लाइन है जिसका जो ढलान है, जिसके वो क्या है आपका, वह ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट चलिएगा, यूनिटरी इलास्टिक मैंने आपको बताया है पहले भी, क्या है कि उसकी सप्लाई में जो चेंज है उसी रेशो में होगा जिसमें उसका प्राइस चेंज हो रहा है। अगर 50% प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी 50% कम हो जाएगी, अगर 50% प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी 50% ही बढ़ेगी। आगे चलेंगे, ग्रेटर देन यूनिटरी आप जिसे कहेंगे, और इलास्टिक सप्लाई भी आप इसको कह सकते हैं। इलास्टिक सप्लाई क्या होता है कि जब किसी प्रोडक्ट का जो प्राइस परसेंटेज प्राइस है उसमें अगर चेंज होता है, ठीक है, उसमें अगर मान लो या तो वो बढ़ रहा है या फिर वो कम हो रहा है, उसके जो सप्लाई है उसमें ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है, सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइस आपका कम होगा। मान लीजिए
जैसे आपकी सप्लाई 100% है और 50% उसमें चेंज हुआ है तो ग्रेटर देन वो इलास्टिक हो जाएगी। और आप जो डायग्राम देख रहे हैं ऐसे सप्लाई कर्व है और ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी ली है। थर्ड सिचुएशन क्या है आपकी? थर्ड है इन इलास्टिक सप्लाई या फिर लेस देन यूनिटरी। लेस देन यूनिटरी यानी कि लेस देन 1 कब होगी? जब सप्लाई में चेंज कम होगा, प्राइस जो क्या है वो ज़्यादा चेंज हो, या तो 50% वो बढ़ रहा है या फिर वो कम हो रहा है, पर सप्लाई उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं हो रही है। और आपका जो सप्लाई कर्व है जो फिगर 19 है कुछ आपको ऐसा शो करेगा, वो देखिएगा। जीरो इलास्टिक ऑफ सप्लाई। जीरो इलास्टिक क्या होता है कि जब सप्लाई में कोई भी चेंज ना हो, सप्लाई पे कोई चेंज नहीं है, चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, और ये किसके पैरेलल हो रहा है? ओ वाई एक्सिस के पैरेलल हमारा जो एसएस कर्व है वो जा रहा है, चाहे प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे चाहे कम हो रहा है, सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं होगा। और एक सिचुएशन क्या होती है कि सप्लाई इन्फिनिटी कब हो सकती है? इन्फिनिटी मतलब कि सप्लाई ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी चेंज प्राइस में होता है तो उसकी जो सप्लाई है वो कम होकर के जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो ऐसे जो कर्व है ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ पर सप्लाई हमारी जो क्वांटिटी है वो इनिशियल प्राइसेस पर चेंज हो रही है। आगे चलिएगा। सप्लाई सॉरी फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को? पहला क्या है? नेचर ऑफ इनपुट। नेचर ऑफ इनपुट यानी कि जो आप फैक्टर लगा रहे हैं वो किस नेचर के हैं। अगर तो वो इजीली मिल जाते हैं तो उसकी सप्लाई आपकी इलास्टिक होगी। अगर आपको इजीली नहीं मिल रहे हैं तो इन इलास्टिक होगी। इन इलास्टिक मतलब कम सप्लाई कर पाएंगे, कम प्रोडक्शन कर पाएंगे। आगे चलेंगे। नेचुरल कंस्ट्रेंट्स। नेचुरल कंस्ट्रेंट्स यानी कि कई बार बाढ़ प्रकोप कोई हो जाए या किसी भी तरह से जो क्या है नेचर उसकी सप्लाई पर मान लो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। जैसे लकड़ी का आप कोई काम कर रहे हैं तो पानी से कोई लकड़ी खराब हो जाए, किसी वजह से भी जो पेड़ तैयार है उसमें आग लग जाए तो उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कम होगी। नेक्स्ट चलिएगा। जोखिम सहन करना। सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है हमारी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो कितना रिस्क उठाने का इच्छुक है। अगर तो वह ज़्यादा रिस्क उठा सकता है तो सप्लाई इलास्टिक होगी, अगर वो कम रिस्क लेगा तो सप्लाई इन इलास्टिक होगी। नेक्स्ट चलिएगा। नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी यानी कि अगर आपकी पेरिशेबल गुड्स हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे ब्रेड, दूध, दही हो गया, तो इनकी कीमत में चाहे चाहे वो कम हो चाहे वो बढ़े तो इनकी हम सप्लाई को ज़्यादा ना तो बढ़ा सकते हैं ना ही एकदम से कम कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर ड्यूरेबल गुड्स है जैसे फर्नीचर हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, इनकी सप्लाई इलास्टिक होगी। इनको हम जो क्या है कम या ज़्यादा प्राइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आगे चलेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी बहुत अफेक्ट पड़ता है। कैसे कि अगर प्रोडक्शन पर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट लागू हो रहा है तो सप्लाई इन इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि हमारी कॉस्ट यहाँ पर बढ़ रही है। आगे चलेंगे। टाइम एलिमेंट। अगर तो वेरी शॉर्ट पीरियड है तो हम कोई भी सप्लाई में चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पर फुली इन इलास्टिक सप्लाई होगी। शॉर्ट पीरियड में आप जो क्या है वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और इसलिए यहाँ पर भी इलास्टिक है बट लेस इलास्टिक है, और लॉन्ग पीरियड में आपकी जो क्या है वो मोर इलास्टिक सप्लाई होगी। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जो टेक्निक है अगर तो वो कॉम्प्लेक्स है और कैपिटल प्राइमरी फंक्शन है उसका कैपिटल नेचर की है तो सप्लाई कम होगी। यानी कि अगर टेक्निक आपकी ज़्यादा मुश्किल है तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे और आप ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी जो टेक्निक है सरल है, इजी है, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी इलास्टिक होगी। नेक्स्ट चलिएगा। इसके इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस को आप इसको एक बार खुद पढ़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, सो यू हैव टू रिवाइज इट एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।